नमस्कार और स्वागत है। आज हम पर्दे के पीछे की एक बहुत ही जरूरी तकनीक पर बात करने वाले हैं, मोंगोडीबी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। नमस्कार। हमारे पास एक बेहतरीन लेख है, 10 एसेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर मोंगोडीबी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन हम इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। हम इन 10 रणनीतियों को एक कहानी की तरह समझेंगे। मतलब एक डेटाबेस को बनाने, उससे सवाल पूछने और उसे भविष्य के लिए तैयार करने की पूरी कहानी। ये एक शानदार तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक पूरा जीवन चक्र है। बिल्कुल। तो चलिए नींव से शुरू करते हैं। देखिए, लेख में डेटा मॉडल डिजाइन को 10वें पॉइंट पर रखा है, पर मुझे लगता है कि घर बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार होना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डेटा मॉडल डिजाइन ही सब कुछ की नींव है। हाँ। यहीं पर आप सबसे बड़े फैसले लेते हैं। देखिए, जो पारंपरिक एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, उनमें हम नॉर्मलाइजेशन पर बहुत जोर देते हैं। मतलब डेटा को दोहराने से बचने के लिए उसे छोटी-छोटी टेबलों में तोड़ना। हाँ, ताकि अगर किसी यूजर का नाम बदलना हो तो हमें उसे 50 अलग-अलग जगहों पर ना बदलना पड़े। बिल्कुल। लेकिन मोंगोडीबी जैसे डेटाबेस में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं, जिसे डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ब्लॉग पोस्ट और उसकी टिप्पणियां। एसक्यूएल में आप एक पोस्ट टेबल बनाते और एक कमेंट्स टेबल। लेकिन मोंगोडीबी में आप सभी कमेंट्स को सीधे पोस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या डेटा को इस तरह दोहराना, मतलब ये तो एक तरह का गुनाह नहीं है? मुझे तो हमेशा यही सिखाया गया है कि डेटा डुप्लीकेशन से बचना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा गलत लग रहा है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर मोंगोडीबी का दर्शन पारंपरिक डेटाबेस से अलग हो जाता है। ये एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ? हाँ, जब आप कमेंट्स को पोस्ट के अंदर ही एम्बेड करते हैं, तो आपको एक पोस्ट और उसकी सारी टिप्पणियां एक ही रीड ऑपरेशन में मिल जाती हैं। कोई मुश्किल जॉइन नहीं, कोई कई क्वेरीज नहीं। पढ़ने की स्पीड अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती है। अच्छा। कीमत यह है कि अगर डेटा कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको उसे अपडेट करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो फैसला इस पर निर्भर करता है, आपके एप्लीकेशन के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, लिखने में आसानी या पढ़ने में तूफानी गति। ठीक है, तो ये एक रणनीतिक फैसला है, कोई सुनहरा नियम नहीं है। समझ गई। तो हमारा नक्शा तैयार है, डेटा का ढांचा सही है, अब हमें उसमें से जानकारी तेजी से निकालनी है। यहीं पर लेख का पहला बिंदु आता है, इंडेक्स। हाँ, अगर डेटा मॉडल घर का नक्शा है, तो इंडेक्स उस घर के कमरों की लिस्ट और उनका पता है। बिना इंडेक्स के मोंगोडीबी को हर डॉक्यूमेंट को एक-एक करके देखना पड़ता है, जिसे कलेक्शन स्कैन कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी मोटी किताब में एक शब्द खोजने के लिए उसे पन्ना दर पन्ना पढ़ना। बहुत धीमा। बहुत धीमा। इंडेक्स एक शॉर्टकट है जो सीधे सही पन्ने पर ले जाता है। और लेख में कंपाउंड इंडेक्स का भी जिक्र है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी किताब के इंडेक्स में शर्मा राहुल के लिए एक एंट्री हो, बजाय इसके कि हम पहले शर्मा नाम वाले सारे पेज देखें और फिर उनमें राहुल को ढूंढें? ये एक बेहतरीन सादृश्य है। बिल्कुल यही मतलब है। जब आप अक्सर दो फील्ड्स पर एक साथ सर्च करते हैं, जैसे शहर और उम्र, तो उन दोनों पर एक कंपाउंड इंडेक्स बनाना दो अलग-अलग इंडेक्स बनाने से कहीं ज्यादा कुशल होता है। अच्छा, तो वो एक ही इंडेक्स से दोनों शर्तें पूरी कर लेता है? बिल्कुल। उसे दो अलग-अलग जगहों पर नहीं देखना पड़ता। तो एक डेवलपर के नजरिए से ये सोचना आसान लगता है कि क्यों ना हम हर उस फील्ड पर इंडेक्स बना दें जिस पर हम सर्च कर सकते हैं। इस सब कुछ इंडेक्स कर दो वाली अप्रोच में असली खतरा क्या है? यहाँ सबसे बड़ा मिथक यही है कि ज्यादा इंडेक्स हमेशा बेहतर होते हैं। अच्छा। सच तो ये है कि हर इंडेक्स की एक कीमत होती है। वो रैम का इस्तेमाल करते हैं, और हर बार जब आप डेटा लिखते हैं, तो उन सभी इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ता है। ओह। हमने ऐसे सिस्टम देखे हैं जहां सिर्फ 3 गैर जरूरी इंडेक्स हटाने से लिखने की गति 30% तक बढ़ गई। यहाँ असली कला ये जानना है कि कौन सा इंडेक्स नहीं बनाना है। वाह, ये एक शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा नक्शा है और एक शानदार एड्रेस बुक, मतलब इंडेक्स है। लेकिन अगर हमारा सवाल ही बहुत बड़ा और अस्पष्ट हो, जैसे मुझे इस देश में रहने वाले सभी लोग दिखाओ, तो क्या इंडेक्स भी ज्यादा मदद कर पाएंगे? यहीं पर क्वेरी सिलेक्टिविटी की भूमिका आती है। सिद्धांत सरल है, आपका सवाल जितना सटीक होगा, जवाब उतनी तेजी से मिलेगा। मुझे सभी यूजर दिखाओ एक बहुत ही कम सिलेक्टिव क्वेरी है, लेकिन मुझे दिल्ली के वो यूजर दिखाओ जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है, एक बहुत ज्यादा सिलेक्टिव क्वेरी है। ये खोज के दायरे को बहुत छोटा कर देती है। और लेख में प्रोजेक्शन का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि सिर्फ वही मांगो
जिसकी जरूरत है। हाँ, अगर आपको सिर्फ यूजर का नाम और ईमेल चाहिए तो उसका पूरा पता, ऑर्डर हिस्ट्री और प्रोफाइल पिक्चर मांगने का कोई मतलब नहीं है। प्रोजेक्शन का उपयोग करके आप कहते हैं मुझे सिर्फ ये 2 फील्ड्स दो। तो इससे नेटवर्क पर भी कम डेटा आता होगा? बिल्कुल, डेटाबेस का काम कम होता है, नेटवर्क पर कम डेटा भेजा जाता है और आपके एप्लीकेशन सर्वर को भी कम डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे उसकी मेमोरी और सीपीयू बचते हैं। ठीक है, तो सटीक सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी हमें जटिल सवाल पूछने होते हैं, जैसे हर शहर में यूजर्स की औसत उम्र क्या है। आमतौर पर मैं शायद सभी यूजर्स का डेटा अपनी एप्लीकेशन में लाती और फिर वहां गणना करती, लेकिन लेख में एक बेहतर तरीके का जिक्र है। एग्रीगेशन फ्रेमवर्क। हाँ, एग्रीगेशन फ्रेमवर्क मोंगोडीबी का एक सुपर पावर है, कह सकते हैं। सुपर पावर? जी, ये आपको डेटाबेस के अंदर ही जटिल डेटा प्रोसेसिंग करने की अनुमति देता है। आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, ये सब एक ही कमांड में सीधे सर्वर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे एप्लीकेशन सर्वर का सीपीयू और रैम बिल कम हो जाएगा। सही पकड़ा। आप भारी काम डेटाबेस पर छोड़ दें, क्योंकि वो इसी के लिए बना है। बिल्कुल, आप अपनी एप्लीकेशन को हल्का रखते हैं और डेटाबेस को वो काम करने देते हैं जिसमें वो माहिर है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में कभी-कभी सब कुछ धीमा हो जाता है और हमें पता नहीं होता क्यों। हम उस एक खराब क्वेरी को कैसे ढूंढे जो पूरे सिस्टम को परेशान कर रही है? इसके लिए हमारे पास एक जासूस है और उसका नाम है MongoDB प्रोफाइलर। जासूस? हाँ, आप इसे चालू करते हैं और एक सीमा निर्धारित करते हैं, जैसे मुझे उन सभी ऑपरेशनों के बारे में बताओ जो 100 मिलीसेकंड से ज्यादा समय ले रहे हैं। प्रोफाइलर पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ लॉक करता है। दस्तावेज स्कैन किए और क्या उसने इंडेक्स का उपयोग किया। मुझे याद है एक बार एक क्लाइंट की साइट हर दोपहर 3 बजे धीमी हो जाती थी। अच्छा। प्रोफाइलर चलाकर हमने देखा कि उस समय एक बहुत भारी रिपोर्टिंग क्वेरी चलती थी जिसमें कोई इंडेक्स ही नहीं था। एक सही इंडेक्स लगाने से 5 मिनट का काम 5 सेकंड में हो गया। ये तो दिन और रात का अंतर है। तो प्रोफाइलर मौजूदा समस्याओं को खोजने के लिए है, लेकिन हम परेशानी होने से पहले उसे कैसे रोक सकते हैं? हम डेटाबेस के स्वास्थ्य पर नजर कैसे रखें? ये एक सक्रिय दृष्टिकोण है और यहीं पर निगरानी यानी मॉनिटरिंग काम आती है। मॉनिटरिंग? हाँ, MongoDB और कई दूसरे टूल्स आपको डैशबोर्ड देते हैं जो सीपीयू उपयोग, मेमोरी उपयोग, एक्टिव कनेक्शंस जैसी जरूरी चीजें दिखाते हैं। आप रुझानों को देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि मेमोरी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है तो ये एक चेतावनी है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक अलर्ट आपको रात 2 बजे जगाए, ना कि एक नाराज ग्राहक का फोन। सही बात है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, हम स्मार्ट सवाल पूछ रहे हैं और हम उस पर नजर भी रख रहे हैं, लेकिन अब हमारा एप्लीकेशन हिट हो गया है। हमारे पास इतना ज्यादा डेटा है कि वो एक सर्वर पर फिट ही नहीं हो रहा। अब क्या? ये एक अच्छी समस्या है और इसका समाधान है शार्डिंग। शार्डिंग? ये आपके डेटा को कई सर्वरों में बांटने की प्रक्रिया है। ये एक बहुत बड़ी किताब को कई छोटी-छोटी किताबों की लाइब्रेरी में बदलने जैसा है। तो इससे स्टोरेज तो बढ़ता ही है, लोड भी बढ़ जाता है। हाँ, क्वेरी का भार भी सभी सर्वरों में बढ़ जाता है। लेकिन डेटा को बांटा कैसे जाता है? यहीं पर शार्ड की भूमिका आती है ना? हाँ, और ये शार्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शार्ड की वो नियम है जो तय करता है कि कौन सा डेटा किस सर्वर पर जाएगा। अच्छा, और शार्डिंग का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है? बिल्कुल। तो डेटा को बांटना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझदारी से बांटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक हमने पढ़ने की गति पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा लिखने से पढ़ने की गति धीमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डेटाबेस की संसाधन सीमित होते हैं। अगर वो हर समय डेटा लिखने में व्यस्त है तो उसके पास पढ़ने के अनुरोधों का जवाब देने के लिए कम क्षमता होगी। तो इसे कैसे ठीक करें? इसे ऑप्टिमाइज करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला, बल्क राइट्स का उपयोग करें। अगर आपको 100 दस्तावेज डालने हैं तो 100 अलग-अलग कमांड्स भेजने के बजाय उन्हें एक ही कमांड में भेजें। एक साथ? हाँ। और दूसरा, केवल वही फील्ड्स अपडेट करें जो बदले हैं। पूरे दस्तावेज को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि डेटाबेस की मदद करने का एक और तरीका है, उससे कम बात करना। यहीं पर कैशिंग आती है ना? हाँ, कैशिंग एक क्लासिक और बेहद प्रभावी रणनीति है। इसका मतलब है कि जो डेटा बार बार मांगा जाता है उसे डेटाबेस से निकालकर मेमोरी जैसी तेज जगह पर रख लेना। जैसे रेडिस। हाँ, रेडिस जैसे इन मेमोरी डेटा स्टोर इसके लिए बहुत लोकप्रिय है। जब कोई अनुरोध आता है तो आपकी एप्लीकेशन पहले कैश में देखती है।
अगर डेटा वहां मिल जाता है तो डेटाबेस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये उन डेटा के लिए एकदम सही है जो अक्सर नहीं बदलते, जैसे किसी देश के राज्यों की सूची। ठीक है, अब हम लगभग अंत में हैं। एक आखिरी बिंदु जो बहुत सीधा लगता है लेकिन शायद उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, MongoDB को नियमित रूप से अपडेट करना। ये सबसे आसानी से मिलने वाला फायदा है। लोग अक्सर सोचते हैं अगर ये टूटा नहीं है तो इसे ठीक मत करो। हाँ, ये तो आम धारणा है, लेकिन हर नए वर्जन के साथ MongoDB की टीम प्रदर्शन में सुधार करती है, खासकर क्वेरी प्लानर में। हो सकता है कि सिर्फ एक वर्जन अपग्रेड करने से आपकी वही क्वेरीज 10% तेज चलने लगें, बिना आपके एक भी लाइन कोड बदले। वाह, ये तो मुफ्त का प्रदर्शन सुधार है जिसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने MongoDB के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए 10 प्रमुख रणनीतियों को एक कहानी के रूप में देखा है। यह एक चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक पूरा दर्शन है, एक सोच है। संक्षेप में हमने एक यात्रा की। हमने एक ठोस नींव मतलब डेटा मॉडलिंग से शुरुआत की। फिर हमने स्मार्ट सवाल पूछने की कला सीखी, जिसमें इंडेक्सिंग, सिलेक्टिविटी, एग्रीगेशन शामिल थे। जब चीजें गलत हुईं तो हम जासूस यानी प्रोफाइलर और डॉक्टर यानी मॉनिटरिंग बने। और अंत में हमने भविष्य के लिए तैयारी की। ये एक सतत जीवन चक्र है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में विचार करने के लिए एक बात जो इन सभी तकनीकी बिंदुओं से परे है। बताइए। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना केवल स्पीड के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम जानकारी को कैसे महत्व देते हैं और भविष्य में इसको उपयोग कैसे करना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। जब हम अपना डेटा मॉडल डिजाइन करते हैं तो क्या हम केवल आज के ज्ञात प्रश्नों के लिए बना रहे हैं, या क्या हमारा मॉडल इतना लचीला है कि वह भविष्य के उन अनजाने सवालों का भी जवाब दे सके जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो डेटा संरचना से कहीं आगे डेटा के दर्शन तक जाता है।